हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अवश्य लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए और लेके आया हूँ अनसॉल्व पेपर। आपको पता होगा अनसॉल्व पेपर करा रहा हूँ। जो 2025 के जितने भी अनसॉल्व है, 2025 से लेकर 2020 तक के, यानी 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी अनसॉल्व है, उनके मैं आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, कल वाली वीडियो थी जो आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने आपके लिए भौतिक क्वेश्चन कराए थे। लगभग 5 साल में भौतिक क्वेश्चन कराए थे। वो वाली वीडियो आपने अगर देख ली होगी, नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और उसके बाद आज हम पढ़ने वाले जितने भी अतुलनीय क्वेश्चन है, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें 1 नंबर के आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर में आते हैं। आज हम वो वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सभी आपके लिए मिलने वाले 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 185 क्वेश्चन है। लगभग 185 क्वेश्चन है जो मैं आज कराने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन में। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये सेट पहले सेट का, ये पहले सेट का है। सेट 1 का 2025 में सेट आया था, उसका क्वेश्चन है जो केजी था उसका है। तो पहला क्वेश्चन इसमें अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग क्या होता है? जो परपक पुटक होते हैं, जो परपक पुटक होते हैं, उनसे अगर एक अंडाणु के निकलते हैं, एक अंडाणु होता है, ओवम होता है, उसके निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो भाई इसमें लिखा हुआ है एक परपक पुटक से अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसे कहते हैं ओवुलेशन, यानी कि क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, पारतंत्र के किसी एक अपघटक का नाम बताइए। कि अपघटक क्या है? अपघटक आप जानते होंगे, जब कोई उच्च उपभोक्ता होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कुछ अपघटनकारी काम करते हैं जो अपरदाही से कहते हैं। तो वो उसके लिए गला देते हैं, सड़ा देते हैं, जिससे कि उसका जो कारण पदार्थ है अकार्णिक रूप में मिट्टी में बदल जाते हैं। तो उसमें से एक क्या है? उसमें एक है कबक। यानी कबक क्या होता है? एक अपघटक होता है। तो इसमें कबक लिख देंगे। ये वन लाइन में क्वेश्चन है, एक ही लाइन में क्वेश्चन लिखने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी की, बाह्य परजीवी क्या है? एक नाम लिखना। तो बाह्य परजीवी आप जानते हो जो हमारे ऊपर रहते हैं, हमारे सिर में क्या जू रहते हैं, खटमल होते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये बाह्य परजीवी होता है। इनमें से कोई एक लिखना है, या तो जू लिख दें या फिर क्या लिख दें, एक खटमल लिख दें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीएनए किन्हीं 2 क्षारों का नाम लिखिए। अब आपको पता होगा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर 4 क्षार पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 4 क्षार पाए जाते हैं। एक होता है थायमिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है एडेनिन। ठीक है, ये होते हैं डीएनए के अंदर। इसमें 2 लिखने हैं, तो हमें क्या लिखने हैं? आप 2 लिखिए, कोई 2 लिख देंगे। एक एडेनिन लिख दिया, एक ग्वानिन लिख दिया। अगर पूछा जाता है कि आरएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं, तो आरएनए में कौन कौन क्षार पाए जाते हैं? आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल होता है, थायमिन जगह पे यूरेसिल होता है, और बकाया साइटोसिन और ग्वानिन और एडेनिन, ये क्या होते हैं? ये सब सेम होते हैं। ठीक है, तो आरएनए होता है, ये होता है आरएनए। ये क्या है? आरएनए का ये आरएनए के पाया, ये आरएनए के अंदर पाए जाते हैं और ये डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। ये क्षार होते हैं, ये डीएनए पाए जाते हैं। यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन एक से पाए जाते हैं, ये आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि पी मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण बताइए। अब अच्छा, इसमें कहा कि जो मॉर्गन थे उन्होंने फल मक्खी का उपयोग क्यों किया था? तो फल मक्खी का उन्होंने इसलिए उपयोग किया था कि और बड़े बड़े इंसान भी करते, अगर मान लो इंसान के ऊपर वो प्रयोग करते तो इंसान तो 20 साल बाद जन्म देता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो उन्हें 20 साल वेट करना पड़ता है। और जो मक्खी होती है इनका जीवन काल छोटा होता है, इंसान को बहुत बड़ा 60 साल, हमकी जो है एवरेज 60 साल है, परंतु इनका कितना 2 सप्ताह का था, 15 दिन का था। तो 15 दिन के अंदर उन्हें पूरा साइकिल से, मॉर्गन जी थे उनके लिए पूरा साइकिल मिल जाता था कि मक्खी का बच्चे पैदा होना, सब कुछ, मृत्यु वगैरह सब कुछ मिल जाता। तो पूरी डिटेल 15 दिन के अंदर मिल जाती थी। अगर इंसान पे करते तो उन्हें पूरे 60 साल रहना पड़ता, और 60 साल तो खुद ही नहीं जिंदा रहते फिर तो वो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पहले तो क्या, कम जीवन चक्र था, जो जीवन चक्र है छोटा था। ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा कारण था कि फल मक्खी को रखना और उनका पालन पोषण करना बहुत आसान था, क्योंकि छोटी मक्खी तो एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं, वे कम जगह में ही आसानी से प्रजनन कर सकती है। कम जनन करने के लिए कम जगह तो होनी चाहिए थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने 2 कारण थे, इसलिए उन्होंने फल मक्खी का उपयोग किया था। ठीक है, अब बात करें दूसरे साइड की। इसमें आईवीएफ के संकेताक्षर है, यानी जो आईवीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई है। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, औद्योगिक स्तर पर, उसमें क्वेश्चन औद्योगिक स्तर पर प्रदूषण के सूचक होते हैं, वो क्या होते हैं? लाइकेन होते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड 2 चीजें होती हैं। अगर जैसे डीएनए होता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है, उसमें कहता है फॉस्फोरस होता है, सुगर होता है, और कहती है नाइट्रोजन बेस भी होता है। अगर तीनों चीजें पाई जाती है, सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, तो क्या होता है? तो होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अगर ओनली क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? अगर नाइट्रोजन युक्त जो नाइट्रोजन बेस होता है वो होता है, और शुगर होती है, अगर पेंटो सरका होती है और नाइट्रोजन बेस होता है, तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस ऐड जाती है। अब पूछ रहे एक क्वेश्चन इस तरह से, दूसरे प्रश्न में कितने % ऊर्जा प्रभावित होती है? अब आपको पता है, एक ऐसे मान लो वृक्ष है,
एक वृक्ष को कोई खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, 1 डिग्री उपभोक्ता, मतलब उसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के लिए 2 डिग्री उपभोक्ता खाता है, द्वितीय उपभोक्ता खाता है, इसके लिए 3 डिग्री उपभोक्ता खाता है, फिर इसका अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कितने परसेंट ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो इसमें होता है मात्र 10%। कितना होता है? 10% होता है। तो अगर एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो ऊर्जा कितना प्रभाव होता है? उसका प्रभाव होता है 10% होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। पूछा एक लिंग संलग्न अपवायु विकार का नाम लिखिए। जो लिंग संलग्न अपवायु रोग है उसका नाम लिखना। तो ये दो रोग होते हैं, एक तो हीमोफीलिया होता है, एक होता है वर्णांतर। और हीमोफीलिया में क्या होता है? अगर थोड़ा सा कट लग जाता है तो शरीर का जो भाव होता है, खून का भाव होता है, वो रुकता ही नहीं है। और जो हीमोफीलिया सॉरी वर्णांतर होता है, उसमें क्या होता है? जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, एक तो हरे कलर में, हरा कलर होता है उसमें डिफरेंट नहीं बता पाते, और जो क्या होता है लाल कलर होता है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि किस किस को ये वाला हरा, ये लाल और ये हरा दिखाई दे रहा है। अगर आपके लिए ये हरा सॉरी ये हरा और ये लाल दिखाई दे रहा है तो आपके लिए वर्णांतर रोग नहीं है। अगर आपके लिए ये दोनों आपके लिए अगर पीले दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं? अगर पीले दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए वर्णांतर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है 2025 का तीसरा सेट है, उसमें सेट में बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, इसमें एक प्रारूपिक पुंकेसर के विभिन्न भागों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम पहले पुंकेसर का चित्र बनाते हैं। पुंकेसर इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। अब पुंकेसर के हम नामकरण करते हैं। ये जो होता है इसे कहते हैं तंतु। ये क्या होता है? ये होता है तंतु। इसे कहते हैं तंतु या फिर कहते हैं इसे पुतंतु कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से लेके यहाँ में दिख रहा है, इसे कहते हैं परागकोश। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परागकोश कहते हैं। ठीक है, परागकोश के अंदर आप लोग जानते हो एक दो पालियां होती हैं, तो द्विपाली कहते हैं, और इसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, इसीलिए कहते हैं चतुष्क कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो परागकोश हो गया। अब आपको ये दिख रहा है, ये इसे कहते हैं इयोजी। इयोजी का क्या काम होता है? ये होती है इयोजी। इसका काम होता है परागकोश की पालियां होती है उनके लिए जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ के रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें पुतंतु, परागकोश और इयोजी 3 चीजें पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉरी इसे भागों परागकोश, पुतंतु, इयोजी 3 भाग हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन से। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित हार्मोन का नाम क्या था? वो था टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है युग्म विकल्पी क्या होता है? युग्म विकल्पी क्या होता है? आपको पता होगा, जैसे ये युग्म विकल्पी होते हैं, ये युग्म होते हैं, ये विकल्प सॉरी युग्म विकल्पी क्या होते हैं? ये एक प्रकार के जीन होते हैं, एक जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं, सॉरी एक जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं जो गुणसूत्र के एक स्थान पर उपस्थित होते हैं, और ये क्या करते हैं? एक विशिष्ट लक्षण के लिए प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कैपिटल टी है, इसका क्या काम होता है? कैपिटल टी नहीं, लंबाई का क्या होता है? लंबाई का लक्षण दिखाता है। ये क्या दिखाता है? ये लंबाई का लक्षण दिखाता है। तो इसी प्रकार से लिखा हुआ है एवं विकल्पी एक जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं जो गुणसूत्र पर ही एक स्थान पर होते हैं। ये एक ही गुणसूत्र एक ही गुण के लिए नियंत्रण करते हैं, ये लंबाई के लिए नियंत्रण करता है। ऐसा तो नहीं ये बौनेपन के लिए दिखाता है। ये बौनेपन के लिए क्या दिखाता है? बौनेपन के लिए दिखाता है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी लंबाई के लिए होता है। ठीक है, ये लंबाई सही से नहीं लिखा हुआ है यहाँ, लंबाई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन ये दिया है कि नहीं दो कृत्रिम पाक तंत्र का नाम। तो पहला हो गया चिड़िया, दूसरा हो गया बगीचा। कृत्रिम पाक मनुष्य द्वारा बनाया तो होता है। ठीक है, अब बात करें अनुकूली विकर्ण की एक उत्कृष्ट उदाहरण दी जो होते डार्विन की फिंचे। जो डार्विन की फिंचे थी, ये क्या होता है? ये क्या एक अनुकूली विकर्ण का उदाहरण है। ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है अनुकूली विकर्ण का, क्या है? डार्विन की फिंचे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन से पूछा गया है कि इनफंडिबुलम के किनारों पर उंगली जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? अब इनफंडिबुलम क्या होता है? आपने इस प्रकार का कुछ होता है, गर्भाशय होता है, यहां से वो निकल के आती है, इस प्रकार की कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की क्या होती है अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी की ये तो फिंगर टाइप की इस प्रकार की कुछ संरचना होती है। इस यहाँ से सही से नहीं बनी, मैं आपको सही से बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप दोबारा देखना। जैसे मान लो ये क्या गर्भाशय होता है, इस प्रकार गर्भाशय होता है। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रकार को संरचना निकल के आती है, इस प्रकार संरचना निकल के आती है। यहाँ पे इस प्रकार कुछ संरचना होती है, यहाँ पे होता है अंडाश और यहाँ पे अंडाशय होता है। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा फूला हुआ भाग होता है, इस प्रकार की तो ये अंडवाहिनी होती है। तो यहाँ पे पूछे फिबरी है, सॉरी ये क्या इनफंडिबुलम है? ये इनफंडिबुलम है। इसके साइड में इसके आगे उंगली में संरचना है, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं फिबरी। इन्हें फिबरी कहते हैं, इसे कहते हैं झिल्ली कहते हैं। हिंदी में से झिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में फिबरी कहते हैं। ठीक है, झिल्ली कहते हैं इसे। ये बात याद रखना कि जो इनफंडिबुलम के किनारे संरचना होती है, ये संरचना होती है ये वाली, इसे क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया उस पुष्प का नाम बताइए जो अपूर्ण पदार्थों को दिखाता है। इसमें पूछा गया उस पुष्प का नाम बताइए अपूर्ण पदार्थों को दर्शाता है। तो वो क्या होता है? वो होता है मिराबिलिस जलापा। क्या होता है? मिराबिलिस जलापा होता है, वो अपूर्ण पदार्थों को नहीं दर्शाता है। ठीक, इसमें अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन दोहरा निषेधन क्या है? तो दोहरा निषेधन क्या है? इसमें 2 बार निषेधन होता है। जो दोहरा निषेधन इसमें कितने 2 बार निषेधन होता है। एक बल्ला का क्वेश्चन है तो उसमें लिखेंगे 2 बार निषेचन होना, इसमें 2 बार निषेचन होता है। ठीक है, 2 बार
इसमें 2 बार निषेचन होता है, ठीक है, निषेचन होता है। अगर इतना लिख दोगे तब भी एक नंबर के ही सही होता है। अगर आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पराग नली में 2 नलियों में नर केंद्र पाए जाते हैं। पहला नर केंद्र होता है वो अंडकोश का संलयन करता है और दूसरा नर केंद्र ध्रुवीय कोश का संलयन करता है। तो वहां पर 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए हम कहते हैं दोहरा निषेचन होता है। इस प्रकार से आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। और इससे पूछा गया डीएनए के स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड इसके अनुक्रम निम्नलिखित है, इस प्रकार दिया हुआ, तो इसके क्या, इसके पूरा खंड बनाना नहीं, इसको पूरा स्टैंड बनाना है, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि अगर 5 है तो 5 के आगे होता है 3, 5 डैश के आगे सामने तो 3 डैश होता है, ठीक है। और ए के साथ डबल बॉन्ड टी जुड़ी हुई होती है, एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा हुआ होता है और साइटोसिन के साथ क्या होता है, गुआनिन जुड़ा हुआ होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको पूरा करना है हमारे लिए। तो इसे पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले से थोड़ा व्हाइट कलर ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 5 है तो यहाँ पे 3 डैश हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन हो जाएगा। यहाँ थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन हो जाएगा, यहाँ गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन हो जाएगा, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन हो जाएगा, यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन हो जाएगा, थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप ये स्टैंडर्ड बना सकते हैं, ठीक है। इस साइड से बनाएंगे तो यहाँ पे यहाँ 5 डैश हो जाएगा, सी है तो नीचे हो जाएगा, जी हो जाएगा, ऊपर जी है तो यहाँ साइटोसिन हो जाएगा, ये 5 बने हुए, ठीक है। थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन हो जाएगा, ऊपर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन है। इस प्रकार से कैसे भी इसकी मान यहाँ पे यहाँ एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन है, इस प्रकार से हम डीएनए के खंडों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहे अगला क्वेश्चन है एलिसा क्या होता है। एलिसा क्या है, ये एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, नहीं ये क्या एक प्रकार का एंजाइम है, यानी एलिसा एक प्रकार एंजाइम इसको क्या होता है, ये होता है एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, यानी इसकी इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो उसका एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन 5 सेट 5 से ये, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण बताइए। ऐसा पूछा गया है कि जैव विविधता की क्षति होती है, जो क्षति है इसके कोई 2 कारण होता है। तो अति दोहन करेंगे अगर ज्यादा मात्रा में किसी पेड़ पौधों को काटेंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमारे लोगों के लिए फिर थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये जैव विविधता की हानि होती है। तो इस प्रकार से एक तो होता है आवासीय क्षति, अति दोहन होता है, एक होता है अभय क्षति, मकान बनाने के लिए वनों की कटाई करना, पहाड़ों तोड़ना, अभी आपने देखा अरावली की जो पहाड़ से काट रहे थे तो एक तरह का जैव विविधता की हानि हो रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में ट्राइसोमिक त्रिसूत्रता और मोनोसोमी एकल सूत्रांक स्थितियों में जो गुणसूत्र कितने होते हैं, तो ट्राइसोमी में कितने होते हैं, यहाँ पर 47 हो जाते हैं, ट्राइसोमी 47 हो जाते हैं, और मोनोसोमी कितने आते हैं, मोनोसोमी 45 हो जाते हैं। तो बस यही लिखना है कि इन स्थितियों में क्रमशः कितनी होती है, 47 और 45 होती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इसका क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है वो जीवाणु दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, दूध के लिए दही में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है वो क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। और जीवाणु कोश का केंद्र किस प्रकार, आपको ये देखो जीवाणु कोशिका में किस प्रकार केंद्र पाया था, तो उसमें पाया था प्रोकैरियोटिक केस, जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक केंद्र होता है उसमें पाया था, जो जीवाणु कोशिका में पाया था, ठीक है। अगर बात करें तो मानव कोश का है, प्लांट कोश का है, या फिर जो भी है जंतु कोश का है, उसमें क्या, उसमें यूकैरियोट पाया जाता है, उसमें क्या होता है, यूकैरियोट होता है, और जीवाणु कोशिका में होता है प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, यानी अकेंद्रीय होता है, ठीक। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, सेट नंबर 6 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिलैक्सेशन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, रिलैक्सेशन हार्मोन तो किसके द्वारा स्रावित होता है, वो होता है रिलैक्सेशन हार्मोन के अंडाशय और प्लेसेंटा। अंडाशय है और प्लेसेंटा उसके द्वारा क्या होता है, जो रिलैक्सेशन हार्मोन होते हैं वो प्रेरित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें पाए 46 गुणसूत्र, और जोड़ी से पूछना है तो कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछता है 23 गुणसूत्र कितने होते हैं, तो होते हैं 23 जोड़ी, और संख्या में कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। अब मैं आप बताऊं, जो 22 प्लस अगर एक्स एक्स है, 22 प्लस एक्स एक्स है, तो ये होते हैं मादा के अंदर, ये किसके अंदर होते हैं, ये होते हैं मादा के अंदर। और 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है नर के अंदर, ठीक है। तो आप ये याद रखना, एक्स एक्स है तो लड़की है, एक्स वाई तो लड़का है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपरासी लक्षण थे, तो कितने थे, वो थे 7 जोड़ी, कितने थे, 7 जोड़ी, 7 थे वो, कितने 7 लक्षण थे, कितने थे, 7 लक्षण थे। मेंडल द्वारा प्रयोग किया था, उसमें मटर के कितने लक्षण लिए गए, 7 लक्षण लिए गए, ठीक है। उसमें क्वेश्चन, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षारीय डीएनए की कुंडली होती है, आप बताओ कुछ, आप बताओ जो न्यूक्लियोसोम होता है किस प्रकार का होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम इस प्रकार का न्यूक्लियोसोम होता है, फिर इसको डीएनए का इस प्रकार खंड लिपटा हुआ होता है, डीएनए का इस प्रकार का खंड होता है लिपटा हुआ होता है, ठीक है। ये संरचना क्या कहलाती है, इस संरचना कहलाती है न्यूक्लियोसोम संरचना कहलाती है, ठीक है। ये संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम कहलाती है, ठीक। ये संरचना न्यूक्लियोसोम संरचना कहलाती है। इसमें कितने क्षारीय होते हैं, वो होते हैं 200, कितने होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं,
200 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? कोई पूछे कितने होते हैं? 200 बेस पेयर, बेस पेयर बीपी कितना होता है? 200 बेस पे होता है। ठीक है, अब बात है किसी भी समष्टि के दो गुण बताइए। अब किसी भी समष्टि क्या होती है? समष्टि जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। जीव अगर मृत्यु हो रही है तो क्या उनकी संख्या घटेगी, अगर जन्म हो रही है, जन्म दर बढ़ रही है तो क्या उनकी संख्या बढ़ेगी। तो यही दो इनके लक्षण है, मृत्यु दर, जन्म दर, जन्म दर और मृत्यु, और एक होता है घनत्व। क्या होती है? समष्टि क्या होता है? गुण होते हैं। हमें दो गुण लिखने, दो गुण लिख दिए हमने। ठीक है, बात करते हैं सेट नंबर 7 की, लास्ट सेट है 2025 का, ये सेट लास्ट सेट है। इसका हम बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है? लीडिंग कोशिकाओं क्या क्या होते हैं? अब लीडिंग कोशिकाओं क्या अभी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन उसका स्राव करने का काम होता है। ठीक है, ये एक पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखो कोकेन, कोकेन कोका किस पौधे से प्राप्त होता है? अभी कोकेन कोका क्या होता है? ये मादक पदार्थ होता है। इसका निर्माण किससे होता है? तो ये होता है कोकीन की पत्तियों से। कोकेन की पत्तियों से ये कोकेन कोका होता है, पदार्थ बनता है। ठीक है, बात है अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। अनुवांशिकता की कार्यात्मक या संरचना तो भौतिक आयुध क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। देखो अब डीएनए की द्विकुलिल मॉडल था, किसने दिया था? तो दिया था वाटसन क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने दिया था। पूरा नाम लिखा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो जेम्स वाटसन थे और फ्रांसिस क्रिक थे, इन्होंने क्या द्विकुलिल मॉडल कुछ इस प्रकार, आप लोगों ने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, कुछ इस प्रकार का द्विकुलिल मॉडल था डीएनए का, इस प्रकार का था डीएनए का द्विकुलिल मॉडल। तो किसने दिया था? ये दिया था वाटसन क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब बात करें मधुमक्खी के किस रूप में अनिषेक अंड पाए जाते हैं? ये सब मधुमक्खी होती है, उसमें किस रूप में अनिषेक अंडे पाए जाते हैं? तो वो होता है नर ड्रोन। क्या होता है? नर ड्रोन। और रानी मक्खी होती है, आपको पता है रानी मक्खी में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? रानी मक्खी में होते हैं 32 गुणसूत्र। ठीक है, और नर ड्रोन होता है, इसमें कितने होते हैं? नर में कितने होते हैं? नर में होते हैं 16। तो अगर तो ये तो 2 एंड हो गई, ये जो संरचना है ये तो है 2 एंड संरचना है, और ये संरचना कैसी है? सिंगल लाइन, यानी हैप्लॉइड संरचना है, डिप्लॉइड संरचना है। तो यहाँ पर नर ड्रोन होता है, इसमें सिंगल मतलब ये अगुणित होता है। अब बात करें 2024 के सेट की, 2024 का सेट है जी। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो वो कौन होती है? वही सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी? सर्टोली कोशिका होती है। अब इसमें क्वेश्चन है एमटीपी और जीएफटी डब्ल्यू ZIFT जिफ्ट की और एमटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई। तो एमटीपी फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और जिफ्ट की फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये दोनों आपके लिए याद करनी है। अब बात करें अगले क्वेश्चन से, अनुवांशिकता की इकाई। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, अनुवांशिक कूट कितने जो कूट होते हैं कोडोन की संख्या होती है, उनकी होती है 64 संख्या होती है। ठीक है, और कूट होते हैं ये हमेशा कहते हैं ट्रिपल होते हैं। ये क्या होता है? ये ट्रिपल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अनुवांशिक कूट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ट्रिपल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ट्रिपल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्यतमल की। अगर बात करते हैं बाह्यतमल क्या होता है, तो बाह्यतमल जो भी होता है, बाह्यतमल क्या होता है आपको बताओ? जो बाह्यतमल होता है घरों से बाहर जो कूड़ा करकट होता है, बाह्यतमल क्या होता है? जो घरों से निकलता है, उद्योगों से निकलता है, जितने भी गंदा मलबा होता है, पानी होता है, उसे सब बाह्यतमल कहते हैं। ठीक है, तो कोई क्या होता है? बाह्यतमल घरों, दो अन्य स्रोतों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, जिसमें क्या होता है? मल होता है, मूत्र होता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो बाह्यतमल होता है, इसके अंदर मल मूत्र अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसका अगले क्वेश्चन से पूछा गया सेट 2024 का दूसरा सेट है। इसमें पूछा गया कि जैव विविधता की क्षति कोई दो कारण बताइए। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु, ये सब पढ़ा चुका हूँ। और इसमें ये बता चुका हूँ मैं आपके लिए, एक लिंग सैलंग रोग, हेमोफिलिया एवं पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी ये एक होता है अंतर्गर्भ से युक्ति होती है। क्या होती है? हिंदी में अंतर्गर्भ से युक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन से पूछा गया है, और उसने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए दो तरह के उनके नाम बताइए। साइनोबैक्टीरिया, तो होता है नॉनस्टॉक होता है, एक होता है साइनोविना होता है। क्या होता है? एक होता है नॉनस्टॉक, दूसरा होता है साइनोविना होता है। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? मैं बताऊं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक प्रकार का डब्बा टाइप होता है। तो ये इस प्रकार का डब्बा टाइप होता है। ठीक है, ये डब्बा टाइप होता है, इसके अंदर क्या होता है? कुछ होल होते हैं इस प्रकार के। देखो इसमें कुछ होल होते हैं, इस प्रकार होल होते हैं। ठीक है, पूरी टाइप इसमें क्या है? इसमें सैंपल डालते हैं, सैंपल के लिए रन कराते हैं इसमें। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सबका संश्लेषण के लिए, इनके सबके निकालने के लिए, यानी इनको अलग करने के लिए जो विधि होती है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को उनके आकार और आवेश के आधार पर, आकाश और आवेश के आधार पर क्या करते हैं? अलग किया जाता है। जेल, इसमें क्या जेल माध्यम, इसमें पूरे में जेल भरा हुआ होता है, इसमें पूरे में क्या होता है? जेल भरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या? इसके अंदर जेल भरा हुआ होता है, जेल का उपयोग होता है। ठीक है, ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्वेश्चन है तीसरे सेट का, डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र किस जोड़े पर होता है? जो डाउन सिंड्रोम होता है 21वीं जोड़ी पर होता है। किस पर होता है? 21वीं जोड़ी के अतिरिक्त
एक 21वीं जो 21वीं जोड़ी होता है उस पे एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र और रहता है तो उसे कहते हैं ट्राइसोमी। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। जो डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में अतिरिक्त गुणसूत्र आने की उपस्थिति के कारण हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्त्री लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ स्त्रियों में, स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम। तो वो क्या होता है? फीमेल कंडोम भी होता है, फीमेल कंडोम उसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? एक गर्भ निरोधक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आरएनए में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है। तो आरएनए में क्या है? राइबोस श्रृंखला पाई जाती है। आपको पता हो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होती है और आरएनए के अंदर कौन सी राइबोस श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इस प्रकार से आपके भी चैनल बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन इसमें अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सभी कराने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन अगर नर युग्मक का विकास उसके किस अंग में होता है? तो होता है नरभाग में, लघु बीज धन होती है उसमें होता है, ठीक है। जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणु का निर्माण करती है? जो जनन कोशिकाएं होती है वो किस प्रकार विभाजन करती है तब शुक्राणु का निर्माण होता है? तो होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है? निर्माण होता है गुणसूत्रों का, ठीक है। मलेरिया, इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? जो मलेरिया रोग होता है वो किस जीव के कारण होता है? वो होता है एनीफिलीज मच्छर के द्वारा। जो मलेरिया होता है एनाफ्रीज मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि किस जीव के कारण होता है? तो होता है एनाफ्रीज मच्छर काटने से। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पीसीआर फुल फॉर्म पीसीआर फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा पूछा गया किसी एक पारजीवी जंतु का नाम बताइए। तो पारजीवी जंतु का क्या है? जो खरगोश है या गाय भी होती है, खरगोश भी है, गाय भी है, बकरी भी, भेड़ भी है। तो पारजीवी जंतु बात करें तो खरगोश भी है, गाय भी है और जो भेड़ भी है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पूछा गया पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार परागण हेतु उपयुक्त है? जो दल होते हैं, जैसे अगर बात करें अभी अभी देखो थोड़े दिन पहले ये अभी क्या था 7 मार्च थी, तो इसे रोज उस दिन रोज पता नहीं किसने यहाँ रख दिया था मेरी कोचिंग में लाके। तो इससे पूछा गया ये दल है, ये दल किस काम में आते हैं? तो ये जो दल है, आप गलत मत सोचना, ये जो दल सॉरी ये क्या है? गुलाब का फूल है। अभी रोज डे गया था तो उस टाइम पे किसी ने यहाँ पे आके छोड़ दिया था, ठीक है। तो कोई यहाँ पे रख के गया था। तो इसमें बात हो रही है कि ये दल की बात हो रही है। जो रंगीन दल होते हैं ये किस प्रकार परागण के लिए उपयोग होते हैं, ठीक है। अभी किस प्रकार उपयुक्त होते हैं? अब देखो ये फूल अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके पास कुछ तोड़ने गया होगा तो उसके शरीर से क्या होगा? टच हुए होंगे तो इसके परागण टच हुए होंगे। तो इसी प्रकार से दूसरी प्रकार जो उसने दूसरा फूल भी टच किया होगा तो एक जगह से दूसरी जगह जो परागण जाते हैं तो परागण इसी प्रकार से सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं और परागण कराने में सहायक होते हैं, ठीक है। जो परागणकर्ता होते हैं, हम लोग सब जाते हैं तोड़ने के लिए, फूल जाते हैं, फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? जो परागणकर्ता होते हैं उनको आकर्षित करते हैं और क्या करते हैं? परागण में सहायक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन से पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली हरे पादपों हेतु किस शब्द का उपयोग करते हैं? जो जो सॉरी वो थोड़ा फूल की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी शब्दावली हरे पादपों हेतु किस लिए उपयोग किया जाता है? यानी किस शब्द का होता है? उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली हरे पादपों के लिए, अगर हरे पादपों से स्टार्ट होती है तो उत्पादक कहलाते हैं। वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, ठीक है। सॉरी। अब बात करते हैं सेट नंबर 5 की। सेट नंबर 5 की बात करते हैं 2014 का सेट नंबर 5 है। इसमें पूछा गया कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्राव करती है? जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो कौन सा हार्मोन स्राव करती है? वो होती है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्राव कौन होती है? कार्पस ल्यूटियम करती है, ठीक। अब बात करें स्टेम कोशिकाएं क्या होती है। स्टेम कोशिका ऐसी कोशिका होती है अपनी जो एक कोशिका ऐसी होती है वृद्धि करती है, ठीक है। और ये एक प्रकार की कोशिका इस प्रकार एक अंग के लिए विकसित कर सकती है। ये क्या होता है? जो स्टेम कोशिका होती है ये एक अंग के लिए विकसित करने में सहायक होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी एक अंग को विकसित करने की क्षमता होती है, इसके साथ ही ये शरीर की दूसरी कोशिकाओं के रूप में भी स्वयं को परिवर्तित कर सकती है। ये स्टेम कोशिकाएं कहलाती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है वे कोशिकाएं जो एक शरीर के नए अंग के लिए विकसित करने में सहायक होती है, यानी करने की क्षमता रखती है, उसे क्या कहते हैं? स्टेम कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक उदाहरण दीजिए जहां 2 से अधिक एलील गुण एक ही गुण के लिए प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है? उसे कहते हैं बहुयुग्म विकल्पी जीन। वो होते हैं बहुयुग्म विकल्पी जीन। बायोदानी जहां पर 2 एलील एक ही गुण के लिए प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या होता है? उसे कहते हैं बहुयुग्म विकल्पी जीन कहते हैं, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन इसमें किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जो वंशानुक्रम का जो क्रोमोसोम बात था वो किसने दिया? सटन और बोवेरी ने दिया था। 1902 में दिया था। सटन बोवेरी ने गुणसूत्री सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब इसमें पूछा गया मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम क्या होता है? नाम लिखिए। जो मृत से स्टार्ट होती है, जैसे
कोई जानवर मर गया, उसके लिए अपघटनकारी होते हैं, वो अपघटन कर देते हैं, तो वहां से जो अपघटनकारी से श्रृंखला स्टार्ट होती है, उसका पेड़ पौधे प्रथम उपभोक्ता होती है, उपभोक्ता तिथि इस प्रकार का होता है। तो वो खास में क्या होती है, वो कहलाती है अपराधिक खास में लगाती है, वो क्या होती है, वो कहलाती है अपराधिक खास में लगाती है। ठीक है, इसमें बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें सेट नंबर 6 का क्वेश्चन है। इसमें वो क्वेश्चन क्या है, इसमें आईयूडी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आईयूडी का फुल फॉर्म मैं भी कहना चाह रहा हूँ, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है। ठीक है, और बाद में बंसानी क्रोमोसोम, ये देखो अभी गुणसूत्री बाद होता था मैंने, गुणसूत्र सिद्धांत कैसे दिया, सटन और बोवेरी ने 1902 में दिया था, वो पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन देखो पड़ा हुआ है, अभी ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए पड़े हुए दिख रहे होंगे, ये जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, ये बात आप याद रखना। देखो अभी ये पढ़ा था आईयूडी फुल फॉर्म, सटन बोवेरी क्रोमोसोम बाद गुणसूत्र सिद्धांत पढ़ा था, और 7 जोड़ी लक्षण थे, ये क्या थे, मैंने ये बताया मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षण दिए थे, विक्रिय लक्षण कितने, 7 जोड़ी थे, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम अनिषेक फल जनित क्या होते हैं ये जाने, अनिषेक जनित फल क्या होते हैं, तो ऐसे फल जो बिना निषेचन के, ऐसे जो फल होते हैं जो बिना निषेचन के बनते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे केला, इसका उदाहरण क्या है, केला होता है। तो अनिषेक जनित फल, कुछ पादपों में बिना निषेचन के ही फल विकसित हो जाते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक फल में कहते हैं। ओम नमः स्वाहा। सॉरी, तो अब पूछे एकॉस क्या होता है, जो पेटेंट है, पेटेंट से आप क्या समझते हैं। अगर हम बात करें पेटेंट से आप क्या समझते हैं, अगर मान लो पेटेंट होता क्या, पहले जानिए। अगर मैंने किसी चीज का निर्माण किया, कोई चीज का मैंने निर्माण किया, खोज की, नहीं खोज की, अब उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। अगर मान लो मैंने कोई किसी चीज की खोज की है, तो उसमें मेरा अधिकार होना चाहिए। तो उस एकाधिकार के लिए, उस अधिकार के लिए हम कहते हैं पेटेंट कराना। ठीक है, तो वैसे लिखा हुआ, कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनुवांशिक जीवों या पदार्थों व जैविक संसाधनों का उपयोग उपयोग ठीक है, इनसे बनने वाले उत्पाद व तकनीकी को पेटेंट कहते हैं, यानी उस पर अपना अधिकार जमाना। उसमें लिखा हुआ इसे एक प्रकार का कहते हैं, इसे जैव एकाधिकार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जैव एकाधिकार कहते हैं। पेटेंट होता है यानी किसी चीज पे अपना अधिकार जमाना, पेटेंट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइलेरिया है, फाइलेरिया ये सेट 7 का है, 2024 के सेट 7 का, 7 में सेट का क्या है क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग किस रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। ये फाइलेरिया रोग फैलाता है, उसका वैज्ञानिक नाम बताना उस जंतु का, तो उसका नाम होता है बुचेरिया बैंकोफ्टाई। क्या होता है, बुचेरिया बैंकोफ्टाई, बुचेरिया बैंकोफ्टाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए एवं आरएनए की कोई एक अंतर की बात करते हैं। तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला पाई जाती है और आरएनए के अंदर राइबोस श्रृंखला पाई जाती है। डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कोई भी एक अंतर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थलों के बारे में। अगर हम बात करें तप्त स्थल होते क्या है, तो ऐसे स्थल होते हैं, हमें पढ़ रखा ही वाला तप्त स्थल, ऐसे स्थल होते हैं जहां पर जो जातियां होती है, प्रजातियां होती है, या तो संकटग्रस्त होती है या फिर विलुप्त होने के कगार पर होती है। तो ऐसे स्थल को हम कहते हैं तप्त स्थल। तो इसमें दो पूछे गए जो तप्त स्थल के नाम, हॉटस्पॉट के नाम। तो उसमें दिया भारत के पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, ये क्या है, भारत के 2 तप्त स्थल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो मानव के अंदर सर्टोली कोशिका होती है, जो वृषण के अंदर सर्टोली कोशिका होती है, उनका क्या काम है, तो हम पढ़ने वाले जो मानव वृषण की जनन एपिथेलियम में जनन कोशिकाओं के मध्य में कुछ फूली हुई संरचना पाई जाती है, कुछ फूली हुई ऐसी कोशिका, इस प्रकार की जनन कोशिका होती है। इसमें इस प्रकार फूली कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ इस प्रकार फूली कोशिका पाई जाती है, लंबी कोशिका होती है। इन्हीं कोशिकाओं को कहते हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं सर्टोली कोशिका। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है शुक्राणु को पुष्प प्रदान करने का काम होता है। ठीक है, इसका बात करते हैं दूसरे एक अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये कई बार तो ऑप्शन, जो मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन कराए थे, विकल्प वाले क्वेश्चन कराए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, उसमें कम से कम ये वाला क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 बार रिपीट हुआ था, बल्कि शायद 8 बार रिपीट हुआ था कि डीएनए को कौन सा अणु काटता है। तो कौन सा होता है, वो होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। इसे कहते हैं आणविक कैंची भी कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। और जो बाहर की ओर काटते हैं, डीएनए को बाहर की साइड काटते हैं, वो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और जो अंदर की साइड काटते हैं, विशिष्ट स्थान में काटते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। यानी अंदर की हो तो एंडोन्यूक्लियस और एग्जिट यानी बाहर की हो तो एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन क्या है, तो अब क्वेश्चन क्या है, अभी 2023 के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। जो 2023 के क्वेश्चन चालू हो गए, तो आप बात करते हैं सेट 1 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि तप्त स्थल क्या होता है। तो हम तप्त स्थल के बारे में पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन कभी 3 बार रिपीट हो चुका है कि तप्त स्थल क्या होता है। इंग्लिश में हॉटस्पॉट। अभी हॉटस्पॉट वो वाला स्पॉट नहीं है जो फोन वाला होता है, फोन वाला हॉटस्पॉट नहीं है।
ये होता है ऐसा स्थल होता है जहां पर जो प्रजातियां होती है, जातियां होती है, जो जाति कैसी होती है, संकटग्रस्त जाति होती है। कैसी होती है? संकटग्रस्त जाति होती है। ठीक है, संकटग्रस्त जाति होती है। और जो वो जाति क्या होती है? विलुप्त होने के कगार पर होती है, या तो फिर विलुप्त होने के कगार पर होती है, विलुप्त होने के कगार पर होती है जाति। ठीक है, विलुप्त होने के कगार पर जो जाति होती है। ठीक है, जो संकटग्रस्त जाति होती है, यानी विलुप्त होने के कगार पर जाति होती है, और वो जिस क्षेत्र में रहती है उसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो कौन सी विटामिन पाई जाती है? वो होती है विटामिन ए होती है। कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए पाई जाती है मुख्य रूप से। कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए होती है। ठीक है, जो गोल्डन राइस होते हैं, गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन दिया गया है कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है? तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है? शुक्राणु के लिए पोषण प्रदान का काम करती है। ठीक है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु पोषण में काम करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन का रखा है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र है। मानव के अंदर कितने गुणसूत्र है? 23 जोड़ी गुणसूत्र है। अगर बात करें संख्या की, तो संख्या में कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर यानी नर में पाए जाते हैं एक्स 22 प्लस एक्स वाई होते हैं, और मादा के अंदर ये किसमें होते हैं? ये होते हैं नर के अंदर। अगर बात करें मादा के अंदर, अगर बात करें मादा के अंदर, मादा के अंदर क्या होते हैं? मादा के अंदर होते हैं 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, मादा के अंदर होते हैं 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, जो पस कोशिका होती है उससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? वो होती है O2 गैस। कौन सी होती है? O2 गैस मुक्त होती है। आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये वन लाइन क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन है, इसका वन लाइन में क्वेश्चन आंसर देना होता है। ये 1 नंबर में पूछे जाते क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मात्र 1 नंबर में पूछे जाते हैं, और 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर में होते हैं क्वेश्चन, तो इसमें वन लाइन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सब पूछा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो होती है O2 गैस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, सॉरी मैं डर गया। जो डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम काटता है? डीएनए अणु होता है, उसके लिए कौन सा एंजाइम काटता है? वो कितनी बार आ चुका है। तो वो काटता है कौन सा? वो काटता है एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम काटता है। इसके लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, वो काटता है। तो इसके लिए इसमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा ये मेरा लाइट का सिस्टम खराब हो गया था। 1 मिनट रुक जाना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे स्टूडियो में। अब एकदम डन है, नहीं है अभी, थोड़ा अब सही दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंजाइम हो जाएगा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम होगा। यह हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम था, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार का गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? जो मनुष्य होता है, मनुष्य में किस प्रकार का गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो उन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र होते हैं? वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन से होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो कहते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुण सूत्र होते हैं। अगर बात करें मादा के अंदर, नर के अंदर, अगर नर के अंदर बात करें तो नर के अंदर होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करें मादा के अंदर, तो मादा के अंदर कौन से होते हैं? मादा के अंदर होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र। ये क्या होते हैं? ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और जो 22 जोड़ी होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाओं से क्या कार्य है? जो लीडिंग कोशिका है, इनका क्या काम होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है, उसे कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन, यानी कि इसकी तरह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो इन्हीं कोशिकाओं द्वारा स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है,
वो इन्हीं कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इन्हीं कोशिकाओं द्वारा होता है। अब देखो ये जैव विविधता तप्त स्थल, ये हॉटस्पॉट फिर से दोबारा से आ गया, ये हम पढ़ा चुके हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है? जहां पर जातियां होती हैं विलुप्त होने के कारण होती है, उसे कहते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया पात्रनेशन क्या होता है? पात्रनेशन क्या होता है? तो हम पात्रनेशन के बारे में जानने वाले हैं कि पात्रनेशन होता क्या है। जब मादा का अंडाणु और मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु उन दोनों के लिए एक लैब के अंदर, एक प्रखंडी के अंदर, जब अंदर उसके अंदर निषेचित कराते हैं, तो वहां पर जो निषेचन होता है उसके कहते हैं पात्रनेशन। क्योंकि पात्र होता है बर्तन, एक बर्तन जो प्रखंडी होती है, वो एक बर्तन ही तो होती है, वो एक बर्तन ही तो होती है प्रखंडी, इसलिए प्रखंडी अंदर निषेचन होता है, उसे कहते हैं पात्रनेशन। तो उसमें लिखेंगे कि अंड कोशिका का अंडा, स्त्री के स्त्री के अंडे का, या लिखेंगे स्त्री के अंडे को, यानी कि शुक्राणु से, शुक्राणु के द्वारा, शुक्राणु के द्वारा एक परख नली में निषेचित किया जाता है। निषेचित करने को क्या कहते हैं? पात्र निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पात्र निषेचन कहते हैं। ठीक है, पात्र निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये बात समझ आई आपने? जो स्त्री का अंडाणु होता है, उसकी जो अंडाणु को शुक्राणु की सहायता से, शुक्राणु के द्वारा एक प्रखंड के अंदर क्या कहते हैं? निषेच करने की क्रिया को कहते हैं पात्रनेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध से दही, जो दूध से दही बनाया जाता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है दूध से दही बनाने में काम आता है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। जो हम पढ़ चुके हैं इसके लिए, वो कौन सा होता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। वो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जिसके द्वारा जो दूध से दही बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आरएनए और डीएनए शर्करा, कौन सी शर्करा पाई जाती है? आरएनए के अंदर होती है राइबोस शर्करा। आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है, राइबोस। ठीक है, और डीएनए के अंदर पाई जाती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। कौन सा होती है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर पाई जाती है राइबोस शर्करा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? तो वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? इसका कौन जनक है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है भारत के हरित क्रांति के जनक। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये हम पढ़ चुके हैं अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था अभी। उससे भी कितनी जोड़ी होती है, इसमें कितनी होती है? तो कितनी होते हैं? वो होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगर बात करें अगले क्वेश्चन में, आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्त्री के स्तर यानी जायन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम आज बनाने वाले जायन का सचित्र वर्णन बनाने वाले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस प्रकार से एक बनाएंगे, और यहाँ पर हम बनाने वाले जायन का सचित्र वर्णन करने वाले। ठीक है, इस प्रकार का जायन होता है, इस प्रकार का जायन बनता है। ठीक है, इसका ये इस प्रकार का होता है स्त्री के साथ। अब इसके हम पार्ट के नाम लिखने वाले। तो सबसे पहले ये जो पार्ट होता है, सबसे ऊपरी पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये क्या होता है? ये होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है वर्तिकाग्र। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक भाग होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग होता है, इससे हम कहते हैं वर्तिका। ये क्या होता है? ये होता है वर्तिका। ये क्या है? ये है वर्तिका। अब यहाँ से लेके आपको यहाँ तक भाग दिख रहा है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक भाग दिख रहा है, आपके इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको समझ। यहाँ से लेके यहाँ तक भाग दिख रहा है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। ये फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंडाशय। ये है अंडाशय भाग। ठीक है, ये भाग है अंडाशय भाग है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवाणुओं के नाम बताइए। तो उसमें से कौन कौन से नाम है? ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये वाले क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ के आए थे, तो हम लोग क्या पढ़ा था? पढ़ा था नॉन स्टॉक पढ़ा था हमने, नॉन स्टॉक पढ़ा था। ठीक है, नॉन स्टॉक। और दूसरा क्या था? दूसरा था एनाबीना। एक तो था नॉन स्टॉक, दूसरा क्या था? एनाबीना था। दूसरा कौन सा था? एनाबीना। दूसरा कौन सा था? एनाबीना था। ठीक, ये 2 क्वेश्चन थे हम पढ़ने वाले थे। तो
दो नाइट्रोजन स्थिति वाले सूक्ष्म जीव थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विषम युग्मता क्या होती है। विषम युग्मता क्या होती है, ये क्या होती है। तो आपको पता होगा विषम युग्मता क्या होती है। इस बात में कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दो एलील है, ये दो एलील एक ही समान एक ही तरह के एलील दिख रहे हैं आपके लिए, यानी कैपिटल है और स्मॉल है। तो ये तो होगी सम युग्मता हो गई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम युग्मता है। अगर हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी की, बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी की, या फिर बात करें कैपिटल आर स्मॉल आर की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एलील है, अलग अलग एलील है। यहाँ पर एक प्रभावी एलील है, एक अप्रभावी एलील है। तो इस जोड़े की बात करें तो ये क्या होता है, ये दर्शाता है विषम युग्मता के लिए दर्शाता है, ठीक है। बात करते हैं किसके लिए, विषम युग्मता के लिए दर्शाता है, विषम युग्मता, ठीक है। तो ऐसे एलील, ऐसे एलील जो प्रभावी व अप्रभावी, अप्रभावी दोनों, अप्रभावी दोनों प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। परंतु इनमें से अभी यहाँ पे ये तो ये अगर इससे बात करें, ये किसके लिए दर्शाता है, ये कौन सा लक्षण दर्शाएगा, ये लंबाई का लक्षण दर्शाएगा और ये भी लंबाई का लक्षण दर्शाएगा। परंतु क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है मतलब ये होता है इसमें प्रभावी होता है। इसमें क्या होता है, जो ये तो प्रभावी लंबाई होती है और ये क्या होती है, ये होती है संकर प्रभावी होता है। ये कैसा संकर प्रभावी कहेंगे इसके लिए, क्योंकि इसमें अप्रभावी लक्षण होता है, प्रभावी लक्षण, दोनों लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो प्रभावी आता है दोनों टाइप के होते हैं। तो विषम युग्मता कहलाते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर क्या होता है, विषम युग्मता यहाँ पर प्रदर्शित होती है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी भी होता है और स्मॉल टी भी होता है। यहाँ पे अलग अलग एलील होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे एलील के जोड़े, ऐसे एलील के जोड़े, ऐसे एलील के जोड़े जिनमें 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 प्रभावी व अप्रभावी दोनों टाइप के एलील होते हैं, दोनों टाइप के एलील होते हैं। क्या होते हैं, दोनों टाइप के एलील होते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के एलील होते हैं, एलील होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषम युग्मता कहलाते हैं, ठीक है। वहां पर ये जो लक्षण दर्शाते हैं, अभी जो लक्षण दर्शाएंगे उन्हें कहते हैं विषम युग्मता कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जैल विद्युत कण संचरण क्या होता है, इलेक्ट्रोफोर्सेस। ये हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ के आए थे कि जैल इलेक्ट्रोफोर्स क्या होता है। इसमें इस टाइप के कुएं टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर मैं बताया इसमें डीएनए और आरएनए और प्रोटीन के लिए उनके आवेश, उनके आकार के आधार पर उनको अलग अलग करते हैं। ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं जैल इलेक्ट्रोफोर्सेस कहते हैं, ठीक है। जैल इसे कहते हैं हिंदी में जैल विद्युत कण संचलन, ठीक है। अब बात करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुवांशिक रूपांतर पौधे का नाम बताइए। तो अनुवांशिक रूपांतर पौधा होता है, उसे क्या कहते हैं, पहला अगर बात करें तो एक पूछा जाए तो मैं आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बीटी कपास लिखते हैं, बीटी कपास लिख सकते हैं, बीटी कपास लिख सकते हैं, ठीक है। और बीटी मक्का लिख सकते हैं, बीटी मक्का लिख सकते हैं, ठीक है। बीटी टमाटर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से कई पौधे के नाम लिख सकते हैं और इसे गोल्डन राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से पूछा गया जिफ्ट और एमटीपी के फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं, ये दोनों के फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं पहले। जिफ्ट की होती है जायगोट इंट्रा, जिफ्ट होती है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और एमटीपी होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर जिफ्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और एमटीपी की बात करें तो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। अब बात करें सहप्रभाविता को दर्शाइए, सहप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। अगर सहप्रभाविता की बात करें तो सेपरेशन क्या होता है, इसमें जो दोनों लक्षण होते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो सेपरेशन होता है कि अपने अपने लक्षणों को साथ साथ दर्शाना, यानी जो एलील होते हैं वो दोनों अपने लक्षण दिखाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे, अगर बात करते हैं यहाँ पे टीटी, तो ये क्या है, ये तो प्रभावी लक्षण है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पर ये क्या है, विषम युग्म तो है। इसमें दो प्रकार के एलील है, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, पर इसमें केवल कैपिटल वाला है वही अपना जो लक्षण दर्शाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे तो विषम युग्मता कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात क्या करें, अगर बात करें हम यहाँ पे बात करते हैं ए और बी की, ए बी ग्रुप की बात करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर दोनों लक्षण अपने अपने लक्षण दर्शा रहे हैं। ए बी अपने लक्षण दर्शाता है और बी भी अपने लक्षण दर्शाता है। तो इसे हम कहते हैं सहप्रभाविता। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सहप्रभाविता। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर दोनों एलील, जहां 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 दोनों एलील
दोनों एलील अपने लक्षण, अपने गुण प्रदर्शित करें, ठीक है, प्रदर्शित करें, ठीक है, प्रदर्शित करें, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहप्रभाविता कहते हैं, उसे सहप्रभाविता कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सहप्रभाविता। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लड ग्रुप, तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक, ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पूछा गया अनुलमीलीय परागणीय पुष्पों में परागकण प्रकार का होता है। अब देखो अनुलमीलीय क्या होता है ये जानने के लिए, तो अनुलमीलीय होता है एक प्रकार का उर्मीलीय होता है, जैसे अनुमीलीय अनुलमीलीय का मतलब होता है वे पुष्प जो कभी खिलते ना हो। अनुलमीलीय का मतलब क्या होता है, वे पुष्प जो कभी खुलते ना हो, खुलते नहीं हो, खुलते नहीं, बंद, हमेशा बंद रहते हैं। और ऐसे पुष्प जो हमेशा खुलते हो, साधारण पुष्प होते हैं, उन्हें कहते हैं उर्मिलीय पुष्प। तो इसमें पूछा गया अनुर्मिलीय पुष्प में किस प्रकार का परागण होता है, तो अगर जो पुष्प हमेशा बंद रहते हैं तो उसके अंदर स्वाभाविक बात है कि परागण नहीं हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। तो इसके अंदर कौन सा परागण होता है, इनके अंदर होता है स्वपरागण होता है। कौन सा परागण होता है, स्वपरागण होता है, ठीक है, ये बात हमें जानना, परागण होता है, कौन सा परागण होता है, अनुर्मिलीय पुष्प होते हैं उनमें कौन सा परागण होता है, स्वपरागण होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्जेलिस होता है और एक कोमिलाइना होता है, ठीक है, इनकी बात करें एग्जाम में तो कोमिलाइना और ऑक्जेलिस होता है। अब ये क्वेश्चन है मानवों में ट्राइसोमी त्रिसूत्रता और मोनोसोमी एकल सूत्रता स्थिति में गुणसूत्री संख्या क्या होती है, ये हमने कितनी बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्राइसोमी त्रिसूत्रता में क्या होता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, कितने जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और क्या होते हैं, मोनोसोमी एकल सूत्रता में एक कम हो जाता है, एक क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो कितने जाते हैं, 45 रह जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस और कोमिलाइना कौन से दो प्रकार हैं, दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। अभी एग्जाम्पल दे रखे ऑक्जेलिस और कोमिलाइना, इन दोनों के अंदर किस प्रकार का इसमें किस प्रकार के पुष्पों का उत्पादन होता है, नाम बताइए। तो इसमें होते हैं उन्मीलीय और अनुन्मीलीय, दोनों प्रकार के पुष्पों का उत्पादन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे उन्मीलीय, अनुन्मीलीय, अनुन्मीलीय, अनुन्मीलीय और उन्मीलीय। अनुन्मीलीय और उन्मीलीय दोनों प्रकार के पुष्पों का क्या होता है, उन्मीलीय दोनों प्रकार के पुष्पों का उत्पादन होता है, ठीक है। ऑक्जेलिस और कोमिलाइना ऐसे पुष्प हैं जो खुलते भी हैं, कुछ पुष्प खुलते भी हैं, कुछ पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। तो जो बंद रहते हैं हमेशा वो होते हैं उन्मीलीय पुष्प, और जो हमेशा खुलते रहते हैं उन्हें कहते हैं उन्मीलीय पुष्प, ठीक है। तो दोनों प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था, यानी किस जीवाणु को अपने शोध में प्रयोग किया था, उस जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है। तो उन्होंने किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उन्होंने किस पे किया था शोध, उन्होंने किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक एक जीवाणु था, उस पर उन्होंने शोध किया था। उस जीवाणु द्वारा निमोनिया रोग होता है, कौन सा रोग होता है, रोग होता है निमोनिया, कौन सा रोग होता है, निमोनिया रोग होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा कौन सा रोग होता है, निमोनिया रोग होता है, निमोनिया रोग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन इसमें पूछा गया स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग कौन सा है। अब बात करते हैं जो स्त्री का अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है, जब अंडोत्सर्ग होता है तो उसके बाद जो अंडाणु होता है वो कहाँ पर संग्रहित होता है, जो अंडाशय से अंडाणु निकलता है, उसके बाद जो अंडाणु होता है वो संग्रहित कहाँ होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो आपको पता होगा इस प्रकार का कुछ क्या होता है, इस प्रकार का होता है गर्भाशय, ठीक, गर्भाशय इस प्रकार का होता है। फिर यहाँ से इस प्रकार की कुछ फैलोट्यूब, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकल के आती है इस प्रकार की, मैंने आपको बताई होगी, नहीं बताई तो आपने पढ़ी जरूर होगी, जब आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आपने पढ़ी होगी। और यहाँ पर होता है अंडाशय होता है, इससे जब अंडाणु निकलता है, इससे अंडाणु निकलता है तो वो इस नलिका में चला जाता है, इस नलिका में चला जाता है, ये होती है फैलोपियन नलिका, इसे क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं, ये होती है अंडवाहिनी। और ये क्या होता है, अंडाशय होता है, ये क्या होता है, अंडाशय, ओवरी होती है, ये क्या होती है, ये होती है ओवरी। ओवरी से जब अंडाणु निकलता है तो अंडवाहिनी में जाता है, अंडवाहिनी के अंदर क्या होता है, यही पे संग्रहित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्त्री जनन तंत्र से अंडा से निकलता है तो कहाँ संग्रहित होता है, वो होता है अंडवाहिनी में, कहाँ संग्रहित होता है, अंडवाहिनी के अंदर संग्रहित हो जाता है, अंडवाहिनी के अंदर संग्रहित होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर स्टोरेज होता है उसका, अंडवाहिनी के अंदर स्टोरेज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन है मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कालों से 1900 तक
अज्ञात रहा कि मेंडल ने ऐसे क्या कारण थे जिस टाइम पे मेंडल को जो सिद्धांत थे वो 1900 तक बिल्कुल अज्ञात रहा था। वो क्या कारण थे? वो ये कारण रहे थे कि इन्होंने मेंडल ने उपयोग किए थे, अपने उपयोग में मैथ की यूज किया था, मैथ का यूज किया था, किसका? गणितीय रूप यूज किया था। इन्होंने गणित का रूप यूज करा था, इन्होंने अपने प्रयोग में बहुत सारे गणित का उपयोग किया था, ठीक है। इसीलिए अब आपको पता, आप स्टूडेंट किसके, बायो के हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब आपके लिए मैथ्स पढ़ाई जाए तो आपको समझ में ही नहीं आएगी, तो आप इसीलिए कुछ मैथ देखकर, मैथ देख, जहां पर मैथ की यूज होता है वहां पर आप लोग इंजीनियरिंग बाहर नहीं पढ़ना चाहोगे। मतलब कुछ लोग टैलेंट लोग, हम तो पढ़ने जानते हैं, हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने मैथ्स पढ़ी थी फर्स्ट इंटर में, तो बात वो नहीं है। बात ये है कि जो उस टाइम के जमाने की बात थी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम मैं रहते थे, तो उस टाइम अगर जो लोग मतलब बायो जिसके पास थी, जो बायो की शोध कर रहे हैं, बायो की खोज कर रहे हैं, तो फिर वो मैथ का यूज क्यों? उनके मैथ की जरूरत ही नहीं पड़ती बायो वाले के लिए। अपने बीजी बिगड़ मैथ यूज नहीं होती है। सिर्फ वो एक चार का ऑफ नियम शायद उसमें यूज होती है अधिकतर, बस इसमें कहीं यूज नहीं होता है मैथ का, तो इसीलिए उन्होंने यूज किया था मैथ का। तो इस कारण वो उनके प्रयोग थे वो असफल रहे थे 1900 तक। और उन्होंने जो उस टाइम पे डार्विनवाद बहुत चल रहा था, क्या था? डार्विनवाद था। डार्विनवाद का क्या था? प्रचलन था उस टाइम पे क्या है? डार्विनवाद बहुत प्रचलित क्या था? उस टाइम डार्विनवाद बहुत प्रचलित था, यानी उस टाइम पे जो डार्विन वैज्ञानिक थे, जो डार्विन जी थे, उनके बहुत सारे प्रयोग देखे जा रहे थे, उनके प्रयोगों के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही थी, ठीक है। तो इसीलिए मेंडल उस समय बिल्कुल शांत पड़े रहे थे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 का 2023 के टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीवाणु का नाम क्या है? तो वो कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी है, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। कौन सा वो सूक्ष्म जीव है? वो साल्मोनेला टाइफी। कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आगे से क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवाणु कोशिका में किस प्रकार के अंदर पाया जाता है? वो होता है प्रोकैरियोटिक। हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक। कौन सा होता है? वो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन दिया है मार्शल फल का एक लंबा चित्र बनाइए। अब एक चित्र बनाइए आज आम का चित्र मैं बहुत समय बाद में बना रहा हूँ। मैं शायद जब छोटे क्लास में था उस टाइम पे मैं आम का चित्र बना रहा था। अब आज मैं फिर से चित्र बना रहा हूँ, देखो इस प्रकार का चित्र होता है आम का। इस प्रकार का हम कुछ चित्र बनाया करते थे, आपने भी बनाया होगा। आम का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है, देखो मैंने, नहीं 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 नहीं, नहीं गड़बड़ नहीं होने का, गड़बड़ नहीं होने का। मैं लो, हमारा पूरा ही चला गया वो तो। दोबारा से बनाएंगे लोग, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इस बार और अच्छा बनेगा। लो, आम थोड़ा सा बेकार से लग रहा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई नहीं, हमारा आम पहली बार में सही बना है, सही है। इस प्रकार से कुछ बना रहे थे आम के लिए। ये आम कौन सा? टहनी। और इसके अंदर होता था बीज। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है इस प्रकार का बीज होता है। और बीज के ऊपर बहुत सारे ऐसे रोम टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसे रोम टाइप के होते हैं, ठीक। इस प्रकार रोम टाइप। अब इसके हम क्या करना है? इसका नामांकित चित्र बनाना है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करें। ये क्या होता है? डंठल होता है। ये क्या होता है? डंठल होता है। ये होता है डंठल। और ये होती है बाह्य फल वित्ती। ये क्या होती है? बाह्य फल वित्ती। ये क्या होती है? बाह्य फल वित्ती। ये होती है बाह्य फल वित्ती, ठीक है। ये होती है बाह्य फल वित्ती। और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है, ये होता है मासल भाग। ये क्या होता है? मासल भाग होता है, ठीक। ये होता है मासल भाग। ये होता है मासल भाग, ठीक। अब बात करते हैं इसकी। ये क्या होता है? ये होता है बीज। ये क्या होता है? ये होता है बीज। बस ये चित्र बनाना होता है। अभी चित्र एक नंबर में आता है, पहले 5 में आता था, अब 1 में आ रहा है, देखो जमाने जमाने की बात। अब बात करते हैं पर परागण के लाभ। पर परागण के क्या लाभ है? तो सबसे पहले हम बात करें पर परागण होता है क्या। देखो परागण क्या होता है? जब कोई परागण होता है, परागण क्या करता है? अगर अपने परागकोश से निकलकर जब स्त्री के सर पे जाता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं, स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उस क्रिया के लिए कहते हैं परागण, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है पर परागण, एक होता है स्वपरागण। अब इसमें पूछा गया पर परागण के लाभ क्या होते हैं। तो कहे तो पर परागण होगा, इस पौधे से इस पौधे पर इसके परागण उड़ के आएंगे, तो उसमें विभिन्नताएं बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इसमें क्या होती है? विभिन्नताएं बढ़ती है। क्या होती है? विभिन्नताएं, बहुत सारी विभिन्नताएं आती है, यानी विभिन्नता आती है, विभिन्नता। गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। विभिन्नताएं आती है, क्या आती है? विभिन्नताएं, विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है। पौधों में क्या आती है? विभिन्नताएं आती हैं। पौधों में विभिन्नताएं आती हैं,
और क्या बीज होते हैं, जो बीज होते हैं, बीज बीज कैसे होते हैं, हाइब्रिड बीज प्राप्त होते हैं, यानी संकर बीज प्राप्त होते हैं, ठीक है, संकर बीज प्राप्त होते हैं, ठीक है, बीज प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, ये है परागण के लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हॉटस्पॉट। देखो ये तप्त स्थल आ गया, तप्त स्थल को कहते हैं इंग्लिश में हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट या फोन वाला है नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये फोन वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आगे, टैप टाइम कहाँ पाया जाता है, टैप टाइम का काम क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोग जानते हो टैप टाइम होता है परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टैप टाइम क्या होता है, परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है, परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है, परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत होती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो लघु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु गलत लिख रहा हूं मैं, लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है, पोषण देने का काम होता है इसका, पोषण देने का काम जो टेप्टम है, ये लघु बीजाणु के लिए पोषण देने का काम करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी लक्षण लिए थे, तो कितने जोड़ी थे, वो 7 जोड़ी थे। कितने थे, 7 जोड़ी लक्षण थे, ठीक है। कितने जोड़ी लक्षण थे, वो 7 जोड़ी लक्षण थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन है क्या, किस पैथोजन के कारण भांति पांव, तो एलिफेंटियासिस यानी जो फाइलेरियसिस होता है, वो होता है, यह पैथोजन के संघ का होता है, तो होता है बुचेरिया बैंक ऑफ टाई। एलिफेंटियासिस होता है वो बुचेरिया बैंक ऑफ टाई द्वारा होता है, तो इसका संघ होता है नेमेटोडा, इसका संघ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आरएनए में, जो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है, ठीक है, और एक आरएनए होता है, आरआरएनए होता है, ठीक है। एक सिंगल एसआरएनए होता है, ठीक है, एसएनआरएनए होता है। अब बात करते हैं आरएनए में आर क्या है, तो टीआरएनए में टी क्या है, ट्रांसफर आरएनए में है। ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए है। तो आर क्या है, आर है राइबोसोमल, क्या है, राइबोसोमल। अगर बात करते हैं इसमें, तो राइबोसोमल है, ये आर राइबोसोमल है। आरआरएनए में जो आर है वो क्या है, आर राइबोसोमल है, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनाडोट्रोपिक हार्मोनों के नाम लिखिए, तो वो कौन कौन से हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच ये क्या है, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है। ये किस, जो अग्रपीयूष ग्रंथि उसके द्वारा स्रावित होते हैं। अब बात करते हैं रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति के साथ होता है, तो उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले स्त्री की, जिस स्त्री के अंदर ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर एंटीजन ए आई ओ होता है, ठीक है। और पति का जो ब्लड ग्रुप होता है उस उसके अंदर जो जीन होते हैं वो कौन से होते हैं, IA और IAB जीन होते हैं। अगर इन दोनों का संकलन कराया जाएगा, तो यहाँ पे इसका संकलन कराएंगे IA के साथ में, तो यहाँ पे बनेगा IA प्लस IAIO। अगर इसका संकलन कराएंगे IA के साथ में, तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से बनेगा IAIO, ठीक है। और इसका संकलन कराएंगे IB के साथ में, कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा IB और IO बनेगा। इसका संकलन कराएंगे IB के साथ में, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, IB बनेगा और IO बनेगा, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भी IO होता है और IA और IO होता है, ये ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है ए ब्लड ग्रुप होता है। और IAIO ये वाला भी ए ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पर IB और IO ये कौन सा ग्रुप होता है, ये बी ग्रुप होता है। और IB IO ये कौन सा ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है। अब आपको यहाँ पे आपको दिखा होगा कि यहाँ पे मात्र 2 प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, एक तो ए होगा और दूसरा कौन सा होगा, बी होगा। तो अब इसमें कौन सा पूछा है, कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है, तो कौन कौन सा होने की संभावना है। नंबर 1 या तो ए हो सकता है या फिर
ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन की, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। दोहरा निषेचन हम पढ़ चुके हैं और इसकी खोज किसने की थी, नवाज़ ने की थी। नवाज़ ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नवाज़ ने, अरे गलत लिख रहा हूं मैं तो, नवाज़ ने इसकी खोज की थी, नवाज़। दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, नवाज़ ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोहरा निषेचन होता क्या है। जब अभी क्वेश्चन, अभी ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ, अभी होता क्या है पहले समझो कि जब एक नर, इसमें नर केंद्र कितने होते हैं, ट्यूब केंद्र में, ट्यूब में सॉरी, जो प्राइमरी होती है उसके अंदर दो नर केंद्र होते हैं। एक नर केंद्र तो अंडकोश का संलयन करता है, तो प्राथमिक संलयन, प्राथमिक एक बार निषेचन हुआ। जब दूसरा केंद्र को होता है वो ध्रुवीय केंद्र से, जो दूसरा केंद्र ध्रुवीय केंद्र से निषेचन करता है, तो उसे कहते हैं तेसंलयन, यानी दूसरी बार निषेचन होता है। दो बार निषेचन होने को कहते हैं दोहरा निषेचन। ठीक है, बात खत्म। इसे आज हम अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए में कोई दो अंतर बताइए। सबसे पहले लिखते हैं डीएनए के बारे में डीएनए, फिर लिखेंगे आरएनए के बारे में आरएनए। ठीक, आरएनए डीएनए के अंदर होते हैं डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, कौन सी डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। अब बात करते हैं आरएनए के अंदर, तो आरएनए के अंदर मात्र राइबोस शर्करा होती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर थाइमिन ग्रुप पाया जाता है, थाइमिन, थाइमिन पाया जाता है, कौन सा थाइमिन पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। और बात करें आरएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, ये दो दो अंतर हो गए, डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा, और डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिरक्षी अणु होता है, उसके अंदर 4 श्रृंखलाएं पाई जाती है, 2-3 लघु श्रृंखला, 2-3 दीर्घ श्रृंखला। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्थल है, इसे कहते हैं प्रतिचित्रण बाइंडल स्थल। यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं, फिर ये खत्म कर देता है। ठीक, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक आप चित्र बना के देख लेना, इस प्रकार से बनता है चित्र, ऐसे करके लाए, इधर से लाए, इस प्रकार लाए, फिर यहाँ से ऐसे लाए। ठीक, यहाँ से ऐसे करके इधर करके थोड़ा सा दांत बना दिए, दांत टाक के बना दिए, इधर लाके ऐसे, अरे ये गलत बन गया भाई, ऐसे लाके छोड़ दिया, ऐसे लाके यहाँ छोड़ दिया, इधर लेके गए, फिर ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे बना दिया। ठीक, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे, कुछ इस टाइप का बनता है डीएनए, इससे सॉरी ये प्रतिरक्षी अणु का चित्र बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन दिया है अनिश्चय फलन क्या होता है, तो मैं ये बता चुका हूँ, बिना निश्चय के फल का निर्माण को क्या कहते हैं, अनिश्चय फलन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आता है, एग्जाम्पल में आता है एक केला, एक बिना निश्चय के, जो केला के अंदर क्या होता है, बिना निश्चय के केला के अंदर जो फल का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन दिया है जो कूट, अनुवांशिक कूट होते हैं, इनकी कोई विशेषता लिखिए। तो एक पहली विशेषता होती है, एक त्रिक होती है। त्रिक का मतलब क्या होता है कि ट्रिपलेट, तीन 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 सॉरी, इनमें तीन वो होते हैं, तीन क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। जैसे बात करें AUG, देखो ट्रिपल है। अब बात करें AGA की बात करें, इसमें भी 3 पाए जाएंगे। अगर बात करें UUA, तो इसके अंदर 3 पाए जाते हैं, 3 बेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात क्या है, ये कभी एक दूसरे में ओवरलैप नहीं होते हैं। ओवरलैप को छोड़ो, ये एक विशिष्ट अमीनो एसिड का क्या कहते हैं, अमीनो, अमीनो लिखेंगे, अमीनो, अमाइनो, एक विशिष्ट अमाइनो एसिड का संश्लेषण करते हैं, एसिड एसिड का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, दो लिख देंगे इस प्रकार से, एक विशिष्ट अमीनो एसिड का संश्लेषण करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। इसके बाद रक्त समूह ए वाली महिला का विवाह O के साथ कराया जाता है, तो किस प्रकार का रक्त समूह होता है। देखो इस पर क्या होता है, अगर मान लो जो महिला है उसके अंदर अगर क्या है, ए रक्त समूह, तो उसके अंदर 2 प्रकार के जीन पाएंगे, IA। ठीक, और दूसरा क्या पाया था, दूसरा पाया IA और IO। ठीक है, और जो O वाले पिता होते हैं उनके अंदर मात्र इस प्रकार का पाया जाता है। अगर इन सब की हम क्या इन सब का संकरण कराते हैं तो हमें किस प्रकार का प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है IA, A और O। AO 2 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। ठीक, जो जो
इनसे संतान प्राप्त होगी, उनके अंदर या तो ए ग्रुप होगा या ओ ग्रुप होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप होगा या होगा, इनको आप करके देखेंगे ना, इसकी इससे कराएंगे फिर इसकी इससे कराएंगे तो आपको यही लास्ट में आपके लिए ये आंसर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया बाह्यतमल क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक बाह्यतमल उपचार के बीच अंतर बताइए। तो बाह्यतमल जो हम पढ़ चुके हैं, जो गंदा कूड़ा करकट होता है वो बाह्यतमल कहलाता है, ठीक है, जो घरों से निकलना उद्योगों से निकलता है वो सब क्या होता है, मलबा होता है, उसे कहते हैं बाह्यतमल। अब प्राथमिक उपचार क्या है, द्वितीय उपचार क्या है। तो प्राथमिक उपचार के अंदर क्या होता है, जितना भी बाह्यतमल होता है उसके लिए हम छान लेते हैं, छलनी द्वारा के लिए छान लेते हैं। तो प्राथमिक उपचार में क्या होता है, छाना जाता है, छानते हैं, छानते हैं। तो मलबा होता है, मल के लिए क्या करते हैं, मल के लिए हम छानते हैं, जो जितना भी मलमूत्र होता है उसके लिए हम छानते हैं। और द्वितीय उपचार में क्या करते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है, इसके अंदर सूक्ष्म का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है 60 का 64 से पूछा गया, किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 21 है। तो उसके अंदर जो अंडकोश का है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, और युग्मनज है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर किसी कोशिका के अंदर, किसी परागकण के अंदर कितने गुणसूत्र है, 21 गुणसूत्र है, तो उसके अंडकोशिका के अंदर भी 21 गुणसूत्र होंगे। जब 21 ये और 21 ये आपस में मिलेंगे, युग्मनज बनाएंगे तो कितने आएंगे, 42 हो जाएंगे, ठीक है। तो अंडकोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, 21 होंगे, 21 होंगे। युग्मनज के अंदर कितने आएंगे, 22 या 42 हो जाएंगे, यानी 42 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अंडकोश की बात करें तो उसके अंदर 21 गुणसूत्र होंगे और युग्मनज के अंदर कितने होंगे, 42 हो जाएंगे, ठीक है, 21 दूनी 42 होते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम लिखिए जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, डीएनए के लिए कौन काटता है, वो होता है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम। अब बात करें चरघातांक की वृद्धि की समीकरण क्या होती है, चरघातांक की वृद्धि की समीकरण होती है n0 बराबर एन टी बराबर n0 NRT, ठीक है, ये होती है वृद्धि घातांक की समीकरण, ठीक है, ये होती है चरघातांक की वृद्धि समीकरण होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है पात्र निश्चय कैसे कहते हैं। तो पात्र निश्चय हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसे हम पढ़ चुके हैं। अब बात करें दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, हम ये पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कीटों द्वारा पालित पौधे का नाम क्या होता है, तो होता है साल्विया। साल्विया होता है सूरजमुखी, ये बात से ये होते हैं जो क्या होते हैं, यहाँ पे एकदम साल्विया, ये क्या होता है, कीटो द्वारा साल्विया, कीटो द्वारा परागत पुष्प होते हैं, ठीक है, एक साल्विया है, सूरजमुखी, इस प्रकार बहुत सारे पुष्प होते हैं जो किस द्वारा, कीटो द्वारा परागत होते हैं। अब बात करते हैं यौन संचित संक्रमण, यौन संचित रोग होते हैं, इनके संक्रमण को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, रोकने के लिए दो नियमों का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन, तो उल्लेख है, पूरी कॉन्फिडेंस नहीं लगेगी, पूरी कॉन्फिडेंस नहीं लगेगी, तुम सीधी बात लिख देंगे, अगर हम कॉन्डम का उपयोग करेंगे, कंडोम का उपयोग यूज करेंगे, कंडोम लिखा है, कंडोम का यूज करेंगे तो यौन संचित रोग होंगे, वो नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम कॉपर्टी का यूज करेंगे तो यौन संचित रोग होने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये चीज होती है जिससे क्या होता है कि जो रोग संक्रमण होता है इसके लिए रोका जा सकता है। 12 में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। देखो परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो परजीवी द्वारा कोई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे फाइलेरिया, लिख देंगे, डेंगू लिख देंगे, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार होता है, डेंगू, ठीक है, मलेरिया लिख देंगे, इस प्रकार के रोग लिख देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी स्थापना क्यों की गई थी, इनके कोई 2 उद्देश्य लिख दिए, ठीक है। तो इनके 2 उद्देश्य क्या, देखो जो जैव विविधता की हानि उसके लिए कम करना, जैव विविधता की क्षति रोकने के लिए, इनकी क्षति रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए इनका यूज किया गया, ठीक है, इनका निर्माण किया गया। और जो जातियां नष्ट हो रही थी, हो रही थी जातियों के संरक्षण के लिए, किसके लिए, प्रजातियों के संरक्षण के लिए, प्रजातियों के संरक्षण के लिए, प्रजातियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। इन सब के लिए क्या जो राष्ट्रीय उद्यान थे इनका उपयोग किया था, जू वगैरह बनाए थे, चिड़िया बनाना। अब देखो बात है पुष्प में दल का क्या काम होता है। अब दल की बात करें, अब मैं आपके लिए एक चीज दिखाता हूँ,
आपको ये पुष्प दिख रहा होगा, ये पुष्प किसका पुष्प है? ये पुष्प है रोज का पुष्प। ये अभी कुछ दिन पहले रोज डे आया था, जो हमारे काम का नहीं है। क्या था जो रोज डे था? जो रोज डे था ये हमारे काम का नहीं था। ये जो आया था इस पर किसी ने यहाँ पे एक पुष्प ला के रख दिया था, रोज डे वाला रोज है ये। और इसमें पूछा गया इसमें दल का क्या काम है? ये दल है, ये गुलाबी कलर के दल दिख रहे हैं आपके लिए, इन दल का क्या काम है? ठीक है, आप कुछ गलत मत सोचना, ये रोज मेरा नहीं है, ये किसी ने यहाँ पे कोचिंग ला के रख दिया था, ऑफलाइन कोचिंग होती है तो यहाँ कोई चला के छोड़ गया था, ठीक है, मेरा नहीं है। तो पूछा गया पुष्प के अंदर दल का क्या काम होता है? तो इस दल का क्या काम होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये दल आपको दिख रहा है ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं, पिंक कलर का है। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है मैक सूंघने का, ठीक है, उसकी बात नहीं बनी। देखो इसका काम क्या होता है पुष्प के अंदर, इसका काम क्या होता है? ये परागणकारी के लिए, परागणकारी के लिए अट्रैक्ट करता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करता है। जब ये अच्छा खूबसूरत दिखता है तभी तो उसके लिए हम तोड़ने जाते हैं, तोड़ने जाते हैं तो ये हमारे से टच होता है। फिर जब यहाँ टच हुआ तो यहाँ परागण चिपक गया, इसके अब दूसरे फूल को टच करेंगे तो वहां से परागण चिपक जाए। तो परागण करने में हमारी सहायता करता है, नहीं सॉरी हमारी नहीं, पुष्पों की सहायता करता है, ठीक है। तो दल होते हैं ये परागण कार्यों के लिए क्या करते हैं? आकर्षित करने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ से हटा दो वरना कोई समझाए क्या लिखा हुआ, सॉरी। जो पुष्प होते हैं, जो पुष्प होते हैं ये क्या करते हैं? पुष्प काम क्या होता है? परागणकारी के लिए, सॉरी परागणकारी के लिए। गड़बड़ हो रहा है भैया। परागण, जो परागणकारी होते हैं, परागणकारी को आकर्षित करता है, जो दल होता है आकर्षित करता है, क्या करता है? आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है? परागणकारी के लिए आकर्षित करता है और परागण कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके लिए रख देता हूँ, बहुत कई दिन हो गए इसको रखे रखे, ये सूख गया है, सूख गया है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वृषण के दो प्रमुख कार्य लिखिए। अब वृषण, आपको पता होगा वृषण के दो कार्य क्या होते हैं? एक तो शुक्राणु निर्माण में इनका काम होता है, शुक्राणु इनके अंदर बनते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है इनमें, शुक्राणु का निर्माण होता है इनके अंदर, ठीक है। वृषण के अंदर शुक्राणु निर्माण होता है और हार्मोन का भी स्राव करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन का भी स्राव करते हैं, हार्मोनों का भी स्राव होता है इनके अंदर, हार्मोनों का संश्लेषण होता है, संश्लेषण भी होता है, संश्लेषण भी होता है, ठीक है। इनके अंदर संश्लेषण, हार्मोनों का भी संश्लेषण होता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आगे इसमें क्वेश्चन दिया, आईयूडी का फुल नेम क्या होता है? आईयूडी का फुल नेम मैं बता चुका हूँ, इंट्रा यूरेट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, अंतर्गर्भाशयी युक्तियां हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी। अभी हम कई बार डाउन सिंड्रोम वाला पढ़ चुके हैं, 21वीं गुणसूत्र, जो एलिंग्स गुणसूत्र है 21वीं जोड़ी का, उसके अंदर ट्राइसोम हो जाती है, वो हम पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में कोई दो अंतर बताइए। तो हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, कैसा होता है? गोल होता है। जो इनका डीएनए होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। यूकैरियोटिक का डीएनए कैसा होता है? रेखीय होता है, ठीक है, रेखीय होता है। और ये डीएनए कैसे पाया जाता है? ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रक में उपस्थित होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है, किसमें? केंद्रक में उपस्थित होता है, ठीक है। और जो और ये प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है, ये किसमें उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है कोशिका द्रव्य में। ये किसमें उपस्थित होता है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये दो उदाहरण हो गए, दो इसके क्या हुआ? इसके दो अरे वो अंतर हो गए, डिफरेंट हो गए। अब कोई दो फलों के, दो आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल कौन से होते हैं? जो बिना अंडा, जो अंडाशय के अथवा किसी दूसरे भाग से बनते हैं उन्हें आभासी फल कहते हैं। वो क्या होते हैं? एक तो हो गया सेब, यहाँ पे हम लिखेंगे, एक होता है सेब और दूसरा होता है अखरोट, तीसरा होता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अखरोट यहाँ लिखेंगे, अखरोट, सेब, अखरोट ही होता है जो आभासी फल होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? अगर बात करें लिंग गुणसूत्र की तो लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं दो, लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं दो, या तो होते हैं एक्स एक्स या होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स एक्स स्त्री में पाए जाते हैं, एक्स वाई किसमें पाए जाते हैं? एक्स वाई पाए जाते हैं पुरुषों के अंदर और एक्स एक्स पाए जाते हैं स्त्री के अंदर, ये लिंग गुणसूत्र। अब बात करें अलिंग गुणसूत्र की, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 22 जोड़ी, ये कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं, ये सभी एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम क्या है? HIV है, जो HIV है, HIV का फुल नेम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी
एंस डिफेंसी वायरस, VIRUSESS वायरसेस, ठीक है। ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। HIV की फुल फॉर्म होती है। और PCR की बात करें तो PCR का पढ़ा चुका हूँ मैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये तो कई पढ़ चुके हैं PCR की। उत्तर प्रदेश में राज्य पक्षी है वो कौन सा है, तो वो है सारस। कौन सा है, सारस है। जो सारस क्रेन है, सारस, जो सारस क्रेन क्या है, जो पक्षी है वो उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम में और क्लाइफेंटर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या। क्लाइफेंटर सिंड्रोम में ट्राइसोमी कहते हैं, इसमें कितने होते हैं, 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 47 होते हैं। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये मोनोसोमिक होता है, तो इसमें कितने होते हैं, इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। इसके अंदर कितने, 45 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसे छोड़ दो। अब देखो लीडिंग कोशिका का क्या काम होते हैं। लीडिंग कोशिका का कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो कौन सा होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हम पढ़ चुके हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। और इसका बात करें अनिषेक फलन क्या है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसे डन हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रेषक आरएनए में आरएनए का नाम किसने दिया। जो प्रेषक होता है mRNA, यानी मैसेंजर आरएनए का नाम किसने दिया था, तो वो दिए थे जैकब मुराद ने। किसने दिया था, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्स मुराद। फ्रैंकोइस 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 जैकब और जैक्स मुराद ने की, सॉरी, जो जो इनका नाम, किसका नाम दिया था, mRNA का नाम दिया था, ठीक। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है सह उपकारिता, सह उपकारिता, ठीक। सह उपकारिता क्या है, अभी देखो हम पढ़ते हैं। सह उपकारिता एक ऐसा गुण है, ऐसी गुण बोल सकते हैं जिसमें कि जो दो समष्टियों का ऐसा संबंध है, ये दो जीवों का ऐसा संबंध है जिसके अंदर जो दो जीव होते हैं उन दोनों के लिए लाभ होता है। जैसे अगर बात करें सौकारिता की, तो ये दो जीवों का ऐसा संबंध है जिसके अंदर दोनों जीवों को लाभ होता है, ठीक है। इसके अंदर दोनों जीवों को क्या होता है, लाभ होता है। ऐसा संबंध, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा संबंध, संबंध जिसमें जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है, ठीक। लाभ होता है, लाभ होता है, ठीक। जैसे अगर बात करें कोई ऐसा कोई क्या होता है, जो फूल होते हैं पुष्प के ऊपर भौरे होते हैं, भौरे पुष्प के ऊपर जाते हैं, किसी पुष्प के ऊपर गए, ठीक। तो बाहर में जाकर क्या करते हैं, उसका जो पुष्प का रस चूसते हैं, तो उसका रस चूसने का काम होता है। अब जो भौरा आया है किसी पुष्प के ऊपर, तो दूसरे पुष्प पे गया होगा, तो बाहर से परागकण ला के पुष्प को भी छोड़ देता है, तो पुष्प को भी फायदा होता है, उसका परागण होता है। और जो भौरे का क्या होता है, भौरे के लिए वहां से क्या मिलता है, रस मिल जाता है। तो दोनों के लिए अब क्या है, दोनों के लिए लाभ होता है, ठीक है। बस यही था आज के क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप ये लेकर आ रहा हूँ, ये आपको पता होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अनसॉल्व के क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन अनसॉल्व से मैं करा रहा हूँ कि जो 2020 से लेकर 2025 तक है। अरे भाई नीचे हो जा। जो 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, वो आपके लिए सभी करा रहा हूँ। ये सभी अति लघु क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अब आप समझ सकते हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो थे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी आपको कल कराए थे, और आज की वीडियो में आपके लिए अति लघु कराए हैं, और कल की वीडियो में मैं आपको लघु क्वेश्चन कराऊंगा। 2 नंबर वाले होते हैं वो मैं कराने वाला हूँ। ये 1-1 नंबर वाले कंप्लीट हो गए, इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। लगभग 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो चुका है। इस अगर आपने इतना पढ़ लिया तो उससे बाहर आपको बिल्कुल जाने वाला नहीं, ठीक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते किसी नई वीडियो, तक के लिए धन्यवाद। इसकी टेंशन मत ले लियो।